वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और आपका जीएस का टीचर। आप सभी लोगों का जो मुझे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको आगे ले चलता हूं अपने पिछले वीडियो के रिमेनिंग सेगमेंट में। उम्मीद यह करता हूं कि पिछला वीडियो आपने सहूलियत के साथ, इत्मीनान से और आराम से पढ़ा होगा। मेरा एक सजेशन है कि अगर आप वाकई में थोड़ी सी मेहनत करने के आदी हैं, मेहनत करना चाहते हैं और आगे जाने के बाद अपने पढ़ाई में पीछे पलटकर वापस नहीं आना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और एक बार वो जो क्लासिफिकेशन मैंने बड़ा सा बनाकर दिया था स्ट्रक्चर में, उसे रीड कर लीजिए और उसमें मेन एनिमल किंगडम को रीड कर लीजिए। रीड करना है बस। और अगर आपके पास इसमें 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और अगर आपके पास 5 मिनट भी अपने भविष्य को देने के लिए नहीं है, टीचर की बात मानने के लिए नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको मेरा वीडियो देखने की जरूरत है। बंद कीजिए और जाइए, जो दूसरे आप जरूरी काम लगते हैं आपको आपके जीवन में, वो कर लीजिए। चलिए, आपको मैं एक टाइम देता हूं कि आप इसके बाद वीडियो पॉज कर दें और जाकर अपना सेगमेंट देखें। उम्मीद करता हूं कि अब आप अपना काम करके मेरे पास वापस आ चुके होंगे। ठीक है, जिन्होंने यह काम किया है उनको तहे दिल से बधाई, जिन्होंने नहीं किया है बी अवेयर। आगे की जिंदगी आपके लिए बड़ी कठिन है। ठीक है, गलतियों से सीखने की आदत डालिए। हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले सेगमेंट में कि हम क्यों बोले आपको कि एनिमल किंगडम में आपको पढ़ना है, क्योंकि एनिमल किंगडम में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमको चीजें आगे प्रोसीड करनी। आज के वीडियो में जो जरूरी चीजें हैं वो ये है कि पहले वीडियो का एक क्लासिफिकेशन जो बड़ा भयावह सा दिख रहा है आपको, है नहीं, बहुत सिंपल है, वो हमको पढ़ना है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या क्या? क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, फिर क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे। पहले रीडिंग होगी, फिर समझेंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों में अंतर है, वहां हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने क्लासिफिकेशन को एक बार रीड कर ले और उसे समझ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया था सिंगल सेल और मल्टी सेल, अलग अलग मॉलिक्यूल भी नहीं बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एनिमल किंगडम को, प्राणी जगत को हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी सिंगल सेल और मल्टी सेल में डिवाइड किया था। ठीक है, मल्टी सेल में, सॉरी सिंगल सेल में हमने देखा था एक कोशिका में, उनमें प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ जिसका एक एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। याद रखिएगा, अक्सर कर एग्जाम में आपसे यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसके अंतर्गत आता है। ऊपर एक दे देगा नाम, ये 9 में से कोई एक नाम दे देगा। ठीक है, या फिर आपसे कभी कभी यह पूछ लेगा कि फलाना जीव निम्न 4 ऑप्शन में से किस एक के अंतर्गत आता है। तो एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। सो सिंगल सेल प्रोटोजोआ, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, मल्टी न्यूक्लियस एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, यानी ये अमीबा की बात हो रही है। ठीक है, और अमीबा आपको भी पता है कि अगर केंद्रक के साथ उसके शरीर को, यानी न्यूक्लियस के साथ उसके शरीर को 2 भागों में बांटा जाए, यानी एक भाग जो कट के अलग हो उसमें भी केंद्रक का हिस्सा आ जाए, इधर भी आ जाए, तो क्या होगा, 2 अमीबा बन जाते हैं। देखिए कितना जादू है, कितना मैजिकल है। सो इसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे। क्यों? जब एक ही सेल है तो शरीर के सारे काम जो होते हैं वो एक ही सेल से तो हो नहीं सकते, लेकिन एक ही सेल में अगर हो रहे हैं तो कैसे होंगे, सेल को चलाने वाली ये जो न्यूक्लियस होती है ये बहुत सारे हैं, तो वो मल्टी न्यूक्लियस होते हैं जो अलग अलग काम करके दे देते हैं, जिसका एक एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलेटिका एक ऐसा अमीबा है जो ह्यूमन के अंदर 30 से 40 साल तक भी रहता है और हम उसे अपने डेली लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो 30 से 40 साल तक हमारे शरीर में अमीबा पैरासाइट के रूप में रह सकता है, अमीबा। ठीक है, आगे चले। तो ये सिंगल सेल वाला मामला तो खत्म। अब आ जाइए आप मल्टी सेल में। मल्टी सेल में 9 टाइप्स हमने डिवाइड किए थे। ये रेड कलर वाले सब नाम वाले हैं। ठीक है, एनिलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, सीलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा। ये 9 अलग अलग टाइप्स थे, किसके, मल्टी सेल के। अब हम इन सभी में क्या करने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल और इनकी जो सबसे खास बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेट हम बाद में करेंगे, पहले हम केवल एक बार रीडिंग मारते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं एनिलिडा से। एनिलिडा की खास बात प्रचलन। प्रचलन का मतलब होता है चलना, मूव करना।
एनिलिडा में प्रचलन काइटिन सीट नाम की एक संरचना से होता है। यह आपको सब पता चलेगा, सुनते चलिए बस, ठीक है। काइटिन सीट नाम की संरचना से होता है। आहार नाल यानी डाइजेस्टिव फूड पाइप, डाइजेशन फूड पाइप जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखती है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं क्लियर दिखती है? इसका मतलब होगा कि बाकी ऐसे बहुत सारे होंगे जिनमें नहीं दिखती होगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंस मिली कि एनिलिडा में जो फूड पाइप होता है वो बहुत स्पष्ट दिखता है, ठीक है। इसके बाद केचुआ और जोक, इतना तो सभी समझते होंगे किसको बोलते हैं। केचुआ और जोक ही एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है, फिर क्या करोगे आप? बोलते रह जाओगे अरे हमने पढ़ा नहीं, इतना कठिन है। पढ़ा रहे हैं साहब, पढ़िए। एग्जाम्पल में एक एक नंबर, एग्जाम में एक एक नंबर की जरूरत है। केचुए की एक खास बात है कि इसमें 4 हेड होते हैं, यानी 4 सिर होते हैं और आईज एक भी नहीं होती। सॉरी, हेड बोल दिया मैंने, हार्ट्स। 4 हार्ट होते हैं, 4 हार्ट, 4 दिल और आंखें एक भी नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। जब इंसान के पास एक दिल होता है और वो इतना दिल फेंक होता है, तो सोचिए केचुए के पास तो 4 दिल हैं, सोचो कितना दिल फेंक होगा। तो प्यार अंधा होता है क्योंकि आंखें नहीं है, इसीलिए 4 दिल रखे हुए। और देखिए केचुआ कैसे घिसट घिसट के चल रहा है। जो इतना दिल फेंक होगा उसकी जिंदगी भी घिसट घिसट के निकलेगी। चीजों को रिलेट करिए, बहुत आराम से हो जाती है। तो केचुआ घसीट घसीट के चलता है, स्क्रीच करके चलता है, 4 हाथ लेता है लेकिन आइज एक भी नहीं है, प्यार अंधा होता है। चलिए हम आते हैं मोलस्का में। मोलस्का में हमने पहले भी बोला था, मोल यानी बड़े से मसे को हम कनेक्ट करने वाले हैं। पहले तो मोलस्का की खास बात कि इसमें गिल्स यानी गलफड़े, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सांस खाए से लेते हैं ये गलफड़ों से, ठीक है। एक प्रकार का कवच होता है, कवच यानी ऊपर का खोल। मोल मैंने बताया था ना, ऊपर का खोल, कवच होता है इसमें। कलरलेस ब्लड यानी इनका रक्त जो होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, वो पारदर्शी होता है, लाइक वाटर, समथिंग लाइक व्हाइट वाटर। घोंघा और सीपी इसके एग्जाम्पल है। घोंघा और सीपी देखा होगा आपने, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल से यानी रिलेट करके याद हो जाएगा। अभी बस एक बार देख लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करिए, ठीक है। आगे एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। एकाइनोडर्मेटा समुद्री जंतु होते हैं। एकाइनोडर्मेटा सब के सब समुद्री जंतु होते हैं, जैसे कि स्टार फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश इत्यादि। स्टार फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश इत्यादि। अब फिश लग रहा है का ये मतलब नहीं है कि वो वेल फिश और बाकी के फिश नहीं। इनकी एक खास बात होती है इस वर्ग की फिश की। क्या खास बात? नो हेड, यानी इनका कोई सिर जैसा कोई संरचना नहीं होती। इनके शरीर में सिर जैसी कोई संरचना नहीं होती। अब ये सब कुछ मैं आपको बाकायदे स्ट्रक्चर में फोटोग्राफ दिखाकर बताऊंगा, अभी बस सुनते चलिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं। सिर जैसी कोई संरचना नहीं होती। और पुनर्उद्भवन यानी रीग्रोथ, यानी अगर हाथ काट के अलग कर दिया तो हाथ वापस उगा लेंगे ये इनकी खास बात होती। एकाइनोडर्मेटा देखिए कितनी ज्यादा स्पेशल है कि वापस रिक्रिएट कर लेते हैं ये। समझ में आ रही बात? चलिए इसके बाद कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा तो मैंने बताया आपको, सिंपल है, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डेटा जितने में मिलती है सब उसी में आते हैं। और मैंने 5 डिवीजन भी बता दिए थे जो आसानी से आपसे बन भी जाएंगे। आगे आते हैं आर्थ्रोपोडा। मैंने एग्जांपल दिया था पोडा, पोडा मतलब गंदा कीड़ा टाइप है ना। चलिए कीड़े को समझिए। पहला, इनका शरीर 3 भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें सिर, वक्ष और उदर। सिर का मतलब होता है हेड, वक्ष मतलब होता है चेस्ट, उदर का मतलब होता है डोमेन। इन 3 हिस्सों में इनका शरीर मिलता है। अब आप कहेंगे तो सबका मिलता नहीं मिलता है, जैसे केचुआ, केचुआ का पूरा शरीर एक जैसा होता है, सिर वक्ष आप बोल ही नहीं सकते कुछ। यही बात है कि इनके शरीर में क्या होता है, दिखता है कि ये 3 चीजें अलग है। एग्जांपल जैसे केकड़ा, केकड़े के हाथ अगर दिखते हैं, सिर अलग दिखता है, पीछे की पूंछ, पेट अलग दिखता है। खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डी। आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था कि कीड़े मकोड़े आते हैं। अब आपके दिमाग में कीड़े मकोड़े बोलो तो वो मकड़ी वकड़ी भी उसमें आ जाती है, नहीं आएगी। कीड़े मकोड़ों की एक खास पहचान होती है कि कीट 4 पंख 6 पैर वाले, मतलब ऐसे सभी जीव जिनमें 6 पैर और 4 पंख होंगे। समझ में आ गया? वो क्या कहलाएंगे? कीट कहलाएंगे। पंख जैसी संरचना, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि केकड़े के पंख नहीं होते, ठीक है। अच्छे से बात को समझिए, ये एक साथ होने जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी होंगे तो भी वो कहलाएंगे, लेकिन वो कीट की कैटेगरी में आना चाहिए। 4 पंख 6 पैर। केकड़ा जो होता है वो 6 पैरों के साथ होता है और पंख की जगह उसमें क्या निकल के आते हैं? उसके हाथ, आर्म्स, वो मॉडिफाइड है, ठीक है। इसी तरीके से मच्छर को आप 6 पैर और पंख उसके पास होते हैं, गौर से देखना 2 नहीं होते 4 होते। मक्खी में भी यही चीज होती है, खटमल में भी यही चीज होती है, मधुमक्खी में भी यही चीज होती है और टिड्डी में भी यही चीज होती है, ठीक है। तो रूपांतरण को भी इसमें काउंट किया जाएगा।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये हो गया केकड़ा खटमल 3 भाग, सब हो गया क्लियर। कॉकरोच भी उसी के अंतर्गत आता है और कॉकरोच की खास बात है 13 हार्ट, 13 दिल होते हैं। बाप रे, ऐसा कहते हैं लोग कि अगर इस दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में अलावा इस जीव के, क्योंकि बहुत पुराना है और इतना रूपांतरित हो चुका है कि अब इस पे एटमॉस्फेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉकरोच इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कार्बन को खा के भी जिंदा रह सकता है, कार्बन को खा के। ये इसकी खासियत है कॉकरोच की। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं, उसे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, आप इंटरेस्ट ढूंढिए, मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया, इनके बारे में भी पढ़ लिया। अब ऊपर आते हैं, ये 4 बचे बस। पोरीफेरा, मैंने बताया था पोर्स होते हैं, पोर यानी छिद्र, खारे पानी में रहते हैं, इनमें टिश्यू नहीं होता। साइकन और स्पंज इसके उदाहरण है। एग्जांपल दिया था मैंने स्पंज का, जो आप स्पंज यूज करते हो ना, सब दिखेगा, सबके फोटोग्राफ दिखेंगे, आप भले ना समझो, अभी दिखेगा अगले सेगमेंट में वीडियो के। नो टिश्यू, खास बात, यानी इसमें केवल सेल्स होती हैं, सेल से जो टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक, और ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र, यही पढ़ा था अपन ने शुरू में। नहीं, यहां केवल सेल होती है, सेल से टिश्यू नहीं बनता, ये इसकी खास बात। समझ में आ गई बात? सो खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, ये सब रिलेट हो जाएगा, देखिएगा चुटकियों में रिलेट होगा। सीलेंट रेटा, मैंने बताया था सीलेंट का मतलब होता है सिलने के लिए धागे की जरूरत होती है ना, तो सीलेंट धागे नुमा संरचना, धागों वाला मुंह, यानी मुंह से धागे नुमा संरचनाएं निकली होंगी इस तरीके से करके, धागे नुमा संरचनाएं, पतली पतली संरचनाएं। तो धागे नुमा मुख होगा, जेलीफिश और मूंगा और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए, अभी हम बस रीड कर रहे हैं, याद कैसे करना है, थांबा। प्लैटीहेल्मिंथीज और एस्केल्मिंथीज 2 बचे। प्लैटीहेल्मिंथीज 3 स्तरीय, यानी इनका शरीर 3 स्तर में होता है, चपटा होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, चपटा शरीर होता है। इसका एग्जांपल है, सॉरी, इसमें होती है फ्लेम सेल्स। अब ये फ्लेम सेल में क्यों बोल रहा हूं, देखिएगा आगे समझ में आएगा, बस नाम सुन लीजिए, फ्लेम सेल। फीताकृमि यानी कि टेपवर्म और प्लेनेरिया, ये इसके एग्जांपल है। ओके, लास्ट चलते हैं अपन एस्केल्मिंथीज। एक ही शरीर होता है, लंबा और बेलनाकार, ओवल राउंड शेप। ठीक है, एक लिंगी यानी कि सिंगल जेंडर होता है, बात समझ में आ रही, और एक ही आहार नाल, फूड पाइप होता है, इसमें बाकायदे दिखता है। एस्केरिस, वाउचेरिया, ब्रैंकोप्टाई और थ्रेड वॉर्म, फीताकृमि। ठीक है, सॉरी फीताकृमि नहीं, थ्रेड वॉर्म अलग हो जाता है। ये इसके एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है आपको? शायद नहीं भी आ रही, लेकिन एक बात तो पक्की है गाइस, कि अब आपके लिए ये पूरा जो मैंने आपको बताया एकदम अननोन नहीं है। अब हम अगले वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं, वहां चलकर हर एक एग्जाम्पल को रिलेट करके और बाकायदे पिक्चर में देखकर याद करते हैं। चलिए, अब बारी है वीडियो के अगले हिस्से की, जहां एक एक चीज को हम रिलेट करके या डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा था हमारा प्रोटोजोआ का, जो सिंगल सेल्ड होता है, वो मैं आपको सिंपली बता चुका हूं, उसमें और ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटोजोआ, जिसका एग्जांपल मैंने अमीबा दिया, अमीबा यानी जिसको शरीर के 2 टुकड़े करोगे और अगर उसका केंद्रक आधा इधर और आधा इधर गया है, इसका मतलब कैसा, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि आपने बचपन में अमीबा का ही स्ट्रक्चर सबसे आसान होता था बनाना, क्यों? क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, अब अगर हम उसे बीच से काटते हैं ऐसे, तो क्या होगा, यह हिस्सा अलग हो जाएगा और वो हिस्सा अलग हो जाएगा, लेकिन ये जिंदा होगा, ये मर जाएगा। क्यों? अभी तो आपने सर बोला था, लेकिन ऐसा क्यों होगा? इस बार इसके साथ में कोई भी केंद्रक नहीं आया है, यानी कि न्यूक्लियस उसके साथ में नहीं आया है। तो लेकिन अब आप अगर इसको दूसरे तरीके से कट करें, कैसे कट करें? इस तरीके से, तो क्या होगा, केंद्रक का ये हिस्सा इधर वाले के साथ और ये हिस्सा इधर वाले के साथ चला गया, दोनों ही क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस इधर आ गया, वो न्यूक्लियस उधर जाके डेवलप कर जाएगा। तो दिस इज अबाउट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये ना केवल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए, बल्कि ये सभी अमीबा और पैरासाइट जो सिंगल सेल्ड होते हैं, वो सभी के लिए। वो सिंगल सेल्ड क्या होते हैं, उनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और उस एक न्यूक्लियस से ही वो अपने शरीर के श्वसन, उत्सर्जन यानी कि रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, जितने भी जरूरी काम आप अलग अलग करते हो, वो एक ही सेल से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस एक सेल के अंदर क्या होता है,
कई न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे केंद्रक होते हैं। जैसे कि 1 से 2 बन गया, अभी अगर हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो यहां भी एक बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, ऐसे कट कर देंगे तो ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। तो ये मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। लेकिन सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय जीव जिनके एक कोशिका के अंदर कई सारे केंद्रक होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोटोजोआ मैंने आपको बता दिया था। अब हम रुक करते हैं पोरीफेरा की तरफ। अब आप पोरीफेरा को देख रहे होंगे, तो पोरीफेरा को देखने पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब कुछ चित्र दिख रहे हैं जिसमें साइकन और स्पंज आपको दिख रहे हैं। साइकन और स्पंज, पहला चित्र साइकन का है और दूसरा नंबर का स्पंज का है। स्पंज अलग समझ में आ रहा होगा, वही स्पंज जिसका उपयोग आप ऐसा स्पंज वो दब जाता है, फिर छूट जाता है, तो आपको लगता है फैक्ट्री बना है। फैक्ट्री में मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन ये एक स्पंज एक जीव है जो कि समंदर के अंदर मिलता है। ठीक है, मैंने पोरीफेरा वर्ड का आपको मतलब बताया था। पोरीफेरा वर्ड का मतलब क्या हुआ? पोर। पोर यानी असंख्य छिद्र, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें। यही चीज साइकन में भी होती है, यही चीज स्पंज में भी होती है। मजे की बात देखिए, पोर का मतलब होता है छेद, और छेद को उर्दू में बोलते हैं सुराख। तो सा से सुराख, सा से स्पंज, सा से साइकन। सिंपली याद करने के लिए मैंने आपको बताया। सो इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि इनमें पोर्स होते हैं। दूसरी चीज, ये समंदर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? समंदर। समंदर का पानी होता है खारा, तो इनके शरीर में जो छिद्र होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि उस खारेपन को अंदर से बाहर अगर आएगा तो है, बाहर भी छोड़ सके। जैसे हमारे ही शरीर में देखिए आप, स्किन में क्या होते हैं? पोर। और पोर से क्या निकलता है? बेसिकली पसीना। पसीना कैसा होता है? खारा। तो हमारे पोर्स भी खारेपन को बाहर निकालने के लिए काम आ रहा है। और स्पंज, साइकन जैसे जो भी पोरीफेरस होते हैं उनका भी जो पोर है वो खारे पानी को ही बाहर निकालने के काम आ रहा है। तो सभी जीव खारे पानी में ही पाए जाते हैं। स्पंज यानी पोरीफेरा वगैरह कहां पाए जाते हैं? खारे पानी में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल्स होती हैं वो टिश्यूज नहीं बनाती। भाई हमने पढ़ा है कि कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? ऊतक बनाती हैं। टिश्यू, सेल टिश्यू बनाते हैं, और वो ऊतक यानी टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, और वो अंग से अंग तंत्र बनता है। यहां पर केवल कोशिका तक ही मामला सीमित हो जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको? यानी यहां किसी प्रकार से कोई भी टिश्यूज का निर्माण नहीं होता है, किसी भी प्रकार से ऊतक निर्माण नहीं होता है शरीर में। किसकी खासियत है? पोरीफेरा की। आप ऐसा समझ लीजिए, इतने छेद हो गए, इतने छेद हो गए, आपको डायलॉग याद आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि इतने छेद हो गए कि शरीर कैसा हो गया? असंगठित हो गया, कमजोर हो गया। तो वो कमजोर शरीर आगे बढ़ ही नहीं सकता, निर्माण कर ही नहीं सकता, तो कोशिका तक ही सीमित रह जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। चलिए, इसके बाद हम आते हैं सीलेंट्रेटा की तरफ। सीलेंट्रेटा मतलब सीलेंट। सीलेंट का मतलब मैंने बताया था, जो धागे नुमा संरचना होती है। एग्जाम्पल आपके सामने जेलीफिश का दिया हुआ है, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना है? इनकी खासियत यह होती है कि इनके मुख के चारों ओर ही धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना, सुनिएगा। सीलेंट मतलब सिला हुआ। यहां देखिए, ये सीलेंट्रेटा बोला अपन ने, ठीक है? एक वर्ड आ रहा है सिले, सिल देना। आदमी नहीं बोलता ज्यादा मुंह चलाओगे तो तुम्हारा मुंह पकड़ के सिल देंगे। कई बार आदमी ये भी बोलता है, कह रहे कुछ बोल नहीं रहा हो, लग रहा किसी ने मुंह सिल दिया है। मुंह को सिलने की बात, अब जरा इमेजिनेशन बढ़ाइएगा। बायोलॉजी से इसका लेना देना नहीं है, हमें कैसे चीजें याद रखनी है उसको रिलेट कर रहा हूं। मुंह सिलने की बात होती है, तो ऐसा कुछ लोगों का मुंह होता है सामने, अब आप उसको सिल दीजिए। तो ये लग रहा है जैसे किसी का मुंह सिल गया, ठीक है? अब मान लीजिए ये मुंह सिल गया। अब मान लीजिए, बहुत समझिएगा, अब मान लीजिए अगर ये अपना मुंह फाड़ता है, ठीक है, और वो धागे टूट जाते हैं। देखिए धागे से सिला है, धागे टूट जाते हैं तो कैसे हो जाएंगे वो धागे? ऐसे हो जाएंगे। यानी मुख के चारों ओर धागे नुमा संरचना होती है। बात समझ में आ रही है? कहां से देखिए कहां पहुंच रहे हैं अपन। सीलेंट मतलब होता है लंबे पतले धागे, ठीक है? पहले भी बताया था मैंने। और सिल देते हैं अपन मुंह को, तो मुंह के चारों ओर धागे नुमा संरचना किसमें होती है? सीलेंट्रेटा में, जिसके एग्जाम्पल मैंने बताया। जेलीफिश, मूंगा भी दिख रहा है आपको, ठीक है? जेलीफिश, मूंगा, हाइड्रा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक आध मेन सिम्टम पूछा जाता है जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, सो ये बात हो गई किसकी? सीलेंट्रेटा की। अब सीलेंट्रेटा से आगे चलते हैं, और आगे हमको क्या मिलेगा? आगे मिलेगा हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, बोर्ड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज देखिएगा कैसे बना रहे हैं अपन।
प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये वर्ड आया क्या? प्लेटी। प्लेटी को अपन दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो प्लेन, प्लेटी मतलब प्लेन, दूसरा वर्ड हो सकता है प्लेटी मतलब फ्लैटी। फ्लैटी मतलब चपटा। क्या मतलब होता है इसका? चपटा। तो सीधी बात हमको समझ में आ गई कि जो भी चपटे होंगे, चपटे वाले, चिपके वाले, वो कैसे होंगे? वो किसमें आते होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। जिसके एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए। एग्जांपल है उसका केचुआ, केचुआ नहीं है, प्लेनेरिया और फीताक्रमी। प्लेनेरिया और फीताक्रमी, ये तो एग्जांपल है, ये आपको दिख भी रहे, लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगले दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, जिसे हम उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन, शरीर के द्रवों को बाहर निकालना जो जरूरी नहीं है, वो फ्लेम कोशिकाओं से होता है। किनसे? फ्लेम। फ्लेम, फ्लेम कौन सा? फ्लेम। तो देखिए, फ्लेम को आप जरा सा देखो, फ्लेम एंड प्लेन दोनों सिमिलर है। और फ्लेम का मतलब क्या होता है? लौ। लौ मतलब आग की लौ। ठीक है, गैस की जो आग होती है उसको अपन फ्लेम बोलते हैं ना, आग को फ्लेम बोलते हैं। सुन लीजिएगा बस, वो जलन वाली होती है। तो पहली चीज तो ये कि इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो फ्लेम कोशिकाओं से होता है। दूसरी चीज, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, मतलब कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। अब मेरी बात को सुनिएगा, यदि ये चपटे होते हैं, दबे हुए होते हैं, आप भी अगर नीचे लेटे रहोगे, आपको कोई दबाएगा तो अक्सर आप यही बोलते हो कि मेरा पेट दब रहा है। पेट में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो दब गया, इतना दब गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम गायब ही हो गया, तो नो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा, मैंने बोला फ्लेम कोशिकाओं से उत्सर्जन होता है। मनुष्य में उत्सर्जन का मतलब होता है यूरिन को पास आउट करना। जब मनुष्य यूरिन को पास आउट नहीं कर पाता तो उसे जलन होती है। जलन का मतलब क्या होता है? फ्लेम। तो ये जुड़ गया कि उत्सर्जन किससे? फ्लेम कोशिकाओं से होता है। बात समझ में आ गई। और डाइजेस्टिव सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो हम इसके बाद जब डाइजेस्टिव में आएंगे तब उसमें देख लीजिएगा आप। तो ये चीज हो गई प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में, जहां हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि प्लेनेरिया और चपटी जो भी चीजें होंगी वो फीताक्रमी वगैरह किसके एग्जाम्पल होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज के। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आर्थ्रोपोडा। क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि आर्थ्रोपोडा को हमको कैसे जोड़ना है। साउथ इंडिया में जब कोई खराब सी गंदी सी चीज दिखती है तो उसको आदमी क्या बोल देता है? पोडा। पोडा मतलब गंदा। कीड़े मकोड़े को देख के आदमी को गंदगी फील होती है। ठीक है, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोडा वर्ड आ रहा है आर्थ्रोपोडा, अकेले पोडा नहीं, आर्थ्रोपोडा में और भी होते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा। तो कीट, कीड़े मकोड़े उसमें आते हैं, जिनका मैंने एक साइन दिया था आपको कि इनमें 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको केकड़े का भी दिया था, आपको झींगा मछली का भी मिलेगा। तो आप बोलेंगे उनके तो पंख नहीं होते। एक्चुअली उनके पंख जो होते हैं वो उनके हाथों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो देखिएगा उनकी संख्या भी 4 ही होती है। तो 4 पंख यानी 4 पैर और 4 हाथ हो गए उनके पंख के रूप में। और साथ में क्या बन रहा है उनके पास? साथ में बन रहे हैं उनके 6 पैर। ठीक है, तो ये कीट की निशानी होती है। मैं बार बार आपको ये झींगा और केकड़ा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो झींगा और केकड़ा को कीट नहीं मानेंगे। ठीक है, एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि उनके 6 पंख और पैर वाला काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये माइंडसेट में रखिएगा, ताकि झींगा और केकड़ा है तो आप लगा सके कि हाँ ये कीट के अंतर्गत, इंसेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इंसेक्ट कहलाते हैं, कीड़ा ही कहलाते हैं, कीड़े मकोड़ों में आते हैं। ठीक है, हाँ इस बात को समझिएगा अच्छे से। डन। चलिए, तो इसमें और कुछ चीज है काम की और कुछ भी चीज काम की नहीं है। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है। इसके बाद हम आते हैं एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा की जो सबसे खास बात होती है वो होता है पुनरुद्भवन। पुनर का मतलब होता है दोबारा, उद्भवन का मतलब होता है बनना, यानी रीजनरेशन। स्टारफिश आपके एग्जांपल दिख रहे हैं, स्टारफिश, जेलीफिश, क्राईफिश, ये सब इसी के एग्जांपल के अंतर्गत आ जाते हैं। सिल्वर फिश वगैरह भी, कैटल फिश वगैरह भी इसी में आते हैं। ये सब एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। खास बात क्या है कि इनका हेड नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसके पहले बात करी आपसे कीड़े मकोड़ों के लिए आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा का 3 हिस्से में बटा हुआ शरीर आपको दिखेगा। कहां? सिर भी मिलेगा, चेस्ट भी मिलेगा, पैर भी अलग से मिलेंगे। ठीक, एब्डोमेन मिलेगा, पैर नहीं एब्डोमेन मिलेगा। ठीक है, 3 हिस्से में बटा हुआ। लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं किसकी? एकाइनोडर्मेटा की, तो एकाइनोडर्मेटा में आपको कहीं पर भी ये डिवीजन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसमें हेड नहीं होता ना। दूसरा ये कि हेड को समझने के लिए आपको इतना समझना है
कि अगर हमारा शरीर का सिर अलग कर दिया जाए और ये आंखें और मुंह निकाल के यहां जोड़ दिया जाए तो शरीर तो फिर भी काम कर रहा है, लेकिन क्या है, हेड नहीं है। तो एकाइनोडर्मेटा को सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको ध्यान रखना है कि रीजनरेशन होता है और क्या होता है, हेड नहीं होता है। इसको रिलेट कैसे करेंगे, रावण के साथ क्या हुआ था, आपने सीरियल में देखा है कि रावण का सिर, गर्दन में तीर लगती थी, रावण का सिर कट जाता था और फिर वापस आ जाता था। तो सिर है जो गायब हो जाता है, वापस आ रहा है, मतलब रीजनरेट हो रहा है। सिर गायब हो रहा है, रीजनरेट होता है। रावण से याद कर लीजिएगा, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एक ही था रावण, एकाइनोडर्मेटा, ठीक। छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करने का सोचना है। चलिए इसके बाद आते हैं मोलस्का में। मोलस्का में मैंने आपको बताया था मोल। मोल मतलब क्या होता है, मसा, बड़ा सा मसा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था घोंगा और सीपी। घोंगा सीपी आपको दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है। अब यही देखिए मोल है ना, हमारे त्वचा है, अगर ये मोल है तो अब इसमें देखिएगा, ये बन गया घोंघा। इमेजिनेशन है, आप इमेजिनेशन करिए, आपसे सब बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। सो मोल्स में क्या हो गया, घोंघा सीपी इसके एग्जांपल हो गए। इसमें एक कवच होता है, इसमें गिल्स होते हैं, गलफड़े जिनको बोलते हैं, गिल से सांस लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और कुछ आपको नहीं पढ़ना, अलावा एक और चीज के कि यहां पर कल मैंने बताया था कलरलेस ब्लड होता है, कलरलेस, ठीक है। इनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। इन चीजों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते। आपको नोट्स बनाना है, थोड़ा सा रिलेट करना है और ये हमेशा के लिए याद होगा। जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको ये वैसे भी याद हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कॉर्डेट। तो कॉर्डेट के बारे में आपको कुछ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। कॉर्डेट मतलब ऐसे सभी जिनमें की स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, ठीक है। और कल आपको मैंने एनिलिडा के बारे में भी आपको बता दिया था। सो गाइज, दिस वाज अबाउट द 9 डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू द एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत जाए, देखिए मैंने इसे बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं करी है, बहुत बड़ा होगा तो आपको उलझन लगेगी। सीधे सीधे मेन टॉपिक को रिलेट करके आपको पढ़ाया है। अगर लिखने के बाद, नोट करने के बाद भी आपसे मेन टॉपिक ना बने तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ऑडियो के थ्रू भी पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। लेकिन पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। इनके नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने अगले सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं आज के वीडियो के, और वो पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट। दोनों को मैं एक साथ करके आपको फैक्ट्स को बताता हूं। चलिए अब हम लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, ओके। अब लास्ट सेगमेंट में सिंगल सिंगल फैक्ट्स आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, जहां होगा वहां उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, वैसे तो आप सभी को जानते हैं। चलिए पहले फैक्ट की तरफ चलते। पहला होता है केचुआ। केचुए को आप जानते हैं, वर्म को बोलते हैं अपन केचुआ, ठीक है। केचुए की सबसे खास बात यह होती है कि उसमें 4 जोड़ी हृदय होता है। इंसान के पास एक दिल होता है, केचुए के पास 4 जोड़ी हृदय है, मतलब 4 इधर 4 उधर, और दोनों पेयर में एक साथ जुड़कर काम करते हैं। और जो इतना ज्यादा दिल लगाएगा, जो इतना ज्यादा, बात को समझिएगा, जो इतना ज्यादा दिल लगाएगा, दिल लगाना मतलब प्यार हो जाना, और प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो केचुए की आंखें होती होंगी, नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट मिल गया कि भैया 4 जोड़ी अगर हृदय रखोगे तो कितने दिल फेंक हो जाओगे, क्योंकि हमारे तो कितने भी दिल फेंक सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे दिल हैं, और इतने दिल फेंक हो तो प्यार में अंधे तो हो गई होगे। अंधे हो मतलब आपके पास नो आईज, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम दीमक और चींटी की बात करते हैं। आपने दीमक भी देखा है, चींटी भी देखा है, नहीं देख रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है, सामाजिक कीट यानी सोशल इंसेक्ट। इन्हें सामाजिक कीट इसलिए नहीं कहते हैं कि अरे ये समाज में मिलते हैं, नहीं, समाज में तो और भी चीजें जंगल में भी मिलती है। इनके रहन सहन का तरीका, ये कॉलोनीज बनाकर रहती हैं दीमकें, और चींटियां क्या करती हैं, एक श्रमिक एग्जाम्पल देती हैं, लेबरस एग्जाम्पल देती है, मतलब एक दूसरे से जुड़कर काम करने वाला एग्जाम्पल देती है, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। आगे चलते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 कपाट होते हैं, यानी 13 चैम्बर। हमारे मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं, 4 चैम्बर, 2 आलिंद, 2 निलय, यानी 2 आरिकिल और 2 वेंट्रिकल। अभी अपन सब पढ़ेंगे अलग से, आपको सब समझ में आएगा आगे, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं 2 आरिकिल, 2 वेंट्रिकल, यानी 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 4। कितने होते हैं, 4 कपाट होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। लेकिन आप इधर ध्यान देंगे तो कॉकरोच जो है इसके हार्ट में 13 कक्ष होते हैं, यानी कितना पावरफुल होगा ये। इतना पावरफुल कि साइंस ने यह कहा है कि अगर इस पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, दुनिया में सब मर जाएं, तब भी कॉकरोच
जिंदा रह जाता है, जिंदा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना पुराना है, इतना पुराना है कि तब से अब तक में इतने ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जैव विकास पढ़ा था ना, इतनी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो चुकी इसके शरीर में कि अब ये एडवांस लेवल में चला गया है। एकमात्र ऐसा जीव है, एकमात्र ऐसा जीव है इस पृथ्वी में जो कार्बन को खा के भी जिंदा रह सकता है, यानी कार्बन को भी हजम कर लेता है, जबकि कार्बन कोई भी जीव नहीं खा पाता। बात समझ में आ गई आपको? से कॉकरोच के बारे में हो गई। आगे चलते हैं, डक विल्ड फ्लैटिपस। एक फ्लैटिपस होता है और एक फ्लैटिपस की जाति होती है डक विल्ड फ्लैटिपस। मैंने बताया था कि फ्लैटिपस किसका एग्जांपल है? ये फ्लैटिपस जो है ये प्रोटोथीरिया, हमने मैमल्स पढ़े थे, मैमल्स में 3 पढ़े थे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, यूथीरिया में यू यानी आप और हम आते हैं, ठीक है, और प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देते हैं, मेटाथीरिया में वो आते हैं जो अविकसित शिशु को जन्म देते हैं, और यूथीरिया में वो आते हैं जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है ना? तो अब मैंने बात करी किसकी? प्रोटोथीरिया की। उसमें मैंने आपको फ्लैटिपस एग्जांपल दिया था। तो एक फ्लैटिपस की जाति होती है, इसे डक विल्ड फ्लैटिपस बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है? एकमात्र ऐसा मैमल यानी स्तनी है जो विषैला होता है, विष होता है इसमें, पॉइजन। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं, एक और मैमल की बात करते हैं, बकरी। इसकी क्या खासियत हो सकती है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है, गरीबों की गाय बकरी, गोट। ठीक है, अब इसकी खासियत यह है कि सभी मैमल्स में, इस पृथ्वी में जितने भी मैमल्स यानी स्तनी मिलते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो बकरी का होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं, मेढक के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेढक एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, उभयचरी के अंतर्गत। ठीक है ना? तो मेढक के हार्ट की बात करते हैं। आमतौर पर हार्ट में जो एम्फीबियंस होते हैं, वो हार्ट जो भी होता है उनमें जितने भी कपाट होते हैं 4 हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितने होते हैं? इसमें 3 होते हैं। 2 आलंद यानी 2 आरिकल और 1 निलय, 2 आरिकल और 1 निलय, यानी कि निलय मतलब वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेढक की बात हो गई। आगे पेंगुइन, नहीं देखा है तो बोर्ड में आप देख सकते हैं। पेंगुइन जानते हैं ना आप? हाँ, पेंगुइन। आपसे मैं पूछूंगा कि ये क्या है तो आप बोलोगे अरे ये तो जीव है, जंतु है, प्राणी है। एक्चुअली ये चिड़िया है। अरे सर ये तो उड़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि इसके जो पेंगुइन के जो पंख जिससे फड़फड़ा के तैरता है वो मोटे हो गए, शरीर भारी हो गया। जैव विकास, जैव विकास, समझ में आ रहा है बात आपको? सो क्या हुआ? पेंगुइन बेसिकली एक चिड़िया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि सेरिंग्स, SYRINX, SYRINX, SYRINS, सेरिंग्स नाम की एक चिड़िया होती है जिसमें लैरिंग्स मिलते हैं। लैरिंग्स हमारे गले में मिलते हैं, जिनकी वजह से हम बोल पाते हैं, गा पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो गाने की, बोलने की, अलग अलग तरीके से शब्दों को बोलने की जो क्षमता हमारी, वो लैरिंग्स की वजह से। तो इसका मतलब हुआ सेरिंग्स नाम की एक चिड़िया है जिसमें लैरिंग्स मिलते हैं, और चूंकि हम लैरिंग्स से शब्द बोलते हैं तो इस चिड़िया को हिंदी में कहा जाता है शब्दनी। कौन सी चिड़िया? शब्दनी। सेरिंग्स को शब्दनी बर्ड कहा, शब्दनी चिड़िया यानी सेरिंग्स बर्ड कहा जाता है जिसमें लैरिंग्स मिलते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूरी होती है। चलिए आगे चलते हैं, डायनासोरस की बात करते हैं। ठीक है, डायनासोरस। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक युग में यानी एरा में डायनासोरस आपको मिलते थे? तो वो मीसोजोइक। कैसे याद रखोगे? डायनासोरस को अगर आप मिल जाओ, क्योंकि आपको तो डायनासोरस ना मिल रहा, डायनासोरस को अगर आप मिल जाओ तो आपको मसल के रख देगा, हिंदी में कहते हैं ना मींज के रख देगा, तो मीसोजोइक। मीसोजोइक युग में डायनासोरस मिलते हैं। रेप्टाइल यानी सरीसृप, जितने भी रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं, सभी में 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। क्या? 3 चैम्बर हार्ट। लेकिन केवल मगरमच्छ है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। सरीसृप में आता है वो भी, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। अब इसको याद कैसे रखना है समझिएगा, सारे गौर से सुनिएगा। सभी सरीसृप 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, मगरमच्छ 4 चैम्बर्ड वाला होता है। देखिए कितना आसान है, हंसते खेलते याद हो जाती हैं चीजें। चलिए आगे चलते हो, लास्ट में आते हैं मेबुइया। बिल बनाने वाली एक छिपकली है। मेबुइया नाम की एक छिपकली होती है जो कि बिल बनाने वाली है, मतलब बिल बना के रहती है। इसको कैसे याद रखना है भाई? किसी ने बोला बाकी के सरीसृप, जो छिपकली सरीसृप में आती, बाकी के रेप्टाइल्स ने कहा, बोले भाई हम तो पानी में रहते हैं,
हम तो पानी में रहते हैं, तुम कहां रहती हो? तो बोली मैं भैया बिल बना के रहती हूं, मैं भैया बिल बना के रखती हूं, मैं भैया मैं भैया मैं भैया। तो मैं भैया छिपकली है, वो बिल बनाकर रहती है। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही बोला जाता है कि किंग कोबरा जो है ये घोंसला बनाकर रहता है और दूसरे सांपों को खाता है, बेसिकली और भी चीजें खाता है, दूसरे सांपों को भी खा जाता है। तो किंग कोबरा क्या करता है? किंग अपना आसन बना के रहेगा, अपना खुद का घोंसला बनाएगा, दूसरे सांपों जैसे नहीं रहेंगे हम। एक्चुअली ये घोंसला नहीं बनाता है, ये क्या करता है, बया के जो घोंसले होते हैं, ये बया के घोंसले में जाता है, उसके अंडे खा लेता है और वहीं रहने लगता है। तो इसे ऐसा बोला जाता है कि घोंसला बनाकर रहता है, मतलब घोंसले में रहता है। ठीक है, तो ये घोंसला का घोंसला है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही बोला जाता है हाइड्रा फिश नाम का एक समुद्री सांप होता है जिसे सबसे जहरीला कहा जाता है। वैसे नाम में पाइथन का नाम भी आता है, लेकिन पाइथन समंदर में नहीं होता है। पाइथन जो होता है समंदर में नहीं होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा अजगर एनाकोंडा कहलाता है, सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहलाता है। सबसे जहरीला किंग कोबरा होता है, लेकिन वो किंग कोबरा नहीं, पाइथन, लेकिन वो कहां? समंदर में नहीं रह रहा। अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो समंदर भी उसमें इंक्लूड होगा, तब फिर हाइड्रा फिश हो जाएगा। हाइड्रा फिश नाम है लेकिन है वो सांप, इस बात को ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इंटरेस्टिंग भी थे, आपको ये दिखाते हैं कि देखिए जूलॉजी इंटरेस्टिंग है। ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। आज का टॉपिक आपका यहीं हम समाप्त करते हैं और बेहतर तरीके से इसके नोट्स बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं, जहां जरूरत हो मुझसे पूछिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपने कमेंट्स मुझे करते रहिएगा। जो बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, अगर किसी दिन मैंने फोन कर लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भले बेमन से लेकिन कमेंट करिए, जरूरी है, कंपलसरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रेशियस कैरियर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।